गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। मैं नील रोलन। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में आपने पहले की जो क्लासेज उनके अंदर पढ़ा हुआ। तो एमनियोटिक फ्लूइड किसकी बात हो रही है? एमनियोटिक फ्लूइड है, उससे रिलेटेड क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई। कब? एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। इसको आपने लिक्वायर एमनी का नाम भी, इसका जो दूसरा नाम है लिक्वायर एमनी। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो नॉर्मल कंडीशन है उस कंडीशन से क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी टाइप की अल्ट्रेशन आ गया तो अपन बोल सकते हैं डिसऑर्डर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन मोस्टली तो क्या उसका जो इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है? अननोन होता है। क्या होता है? अननोन। इसके अलावा जैसे जो मैटरनल एंड फीटल दोनों कंडीशन के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। किसका? एमनियोटिक फ्लूइड का। किस में प्रेजेंट होता है? एमनियोटिक केविटी के अंदर। तो एमनियोटिक फ्लूइड किसको बोलेंगे? कि फ्लूइड जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एमनियोटिक केविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन बनाता है इसका? जो मैटरनल एंड फीटल, जो फीटल जो यूरिन होता है, फीटल यूरिन, इससे इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इसका जो इसके अलावा जो और सोर्स है उसका अननोन सोर्सेज भी होते हैं। बात करें इसके कि कितना एमनियोटिक फ्लूइड होता है एमनियोटिक केविटी के अंदर। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी का जो गैस्ट्रस लेवल है वो इंक्रीज होगी, जैसे जैसे क्या होगा, इसका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ता रहेगा। अगर बात करें 12 वीक पे तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना है? 50 ml। कितना है? 50 ml। बात करें 20 वीक पे तो मिलेगा आपको 400 ml एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अलावा बात करें 36 वीक, इससे मिलेगा आपको, या 32 वीक्स बोल सकते हैं, 32 के आसपास ये मिलेगा आपको 1000 ml। और 8 टर्म बोल सकते हैं, 8 टर्म ये आपको मिलेगा 600 to 800 ml। और पोस्ट टर्म कंडीशन होएगी, जैसे जैसे गैस्ट्रल एज इंक्रीज रहेगी तो इस टाइम ये कितना आ जाएगा? लेस देन 200 ml। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम अगर एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड कैसा रहेगा? 12 वीक पे 50 ml, 400 ml, 1000 ml, 600। मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी जैसे जैसे एमनियोटिक फ्लूइड भी बढ़ेगा। लेकिन एट टाइम ऑफ टर्म क्या होगा? ये वापस कम हो जाएगा। और जब अगर पोस्ट टर्म की कंडीशन आती है तो ये 200 ml हो जाता है। इसी के साथ क्या हो रहा है? जो फंडल हाइट है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है डिसऑर्डर के अंदर कि एमनियोटिक जो फ्लूइड है इसका लेवल क्या हो गया? अफेक्ट हो गया। क्या हो गया? अफेक्ट हो गया। अफेक्ट क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो रहा है? मोर देन 2000 ml या लेस देन 200 ml, दोनों कंडीशन डिसऑर्डर में आएगी। इसको बोलते हैं पॉली हाइड्रो एमनियस। इसको बोलेंगे ओलिगो हाइड्रो एमनियस। तो आज के जो डिसऑर्डर है वो दो टाइप्स के डिसऑर्डर रहते हैं, पॉली हाइड्रोएमनियस और ओलिगो हाइड्रोएमनियस। ओलिगो मतलब कम, पॉली यानी ज़्यादा। यानी कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2000 ml से अगर ज़्यादा हो गया उसको बोलते हैं पॉली हाइड्रोएमनियस। और अगर लेवल 200 से कम हो गया उसको बोलेंगे ओलिगो हाइड्रोएमनियस। तो आज के जो अपने टॉपिक है वो दो टॉपिक है। बाकी इसका अगर कलर की बात करें तो कलर क्लियर कलरलेस होएगा, नॉर्मल कलर। बाकी अगर एट टाइम ऑफ टर्म की बात करें तो थोड़ा पेल येलो कलर हो जाएगा। बाकी अगर इसके अंदर अबनॉर्मलिटी कंडीशन प्रेजेंट होती है तो उस टाइम इसका कलर अलग अलग हो जाता है। ये आपने पहले ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे ओनली डिसऑर्डर की। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक अपना पॉली
हाइड्रो एमनियस, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल मोर देन 2000 ml। एमनियोटिक जो फ्लूइड है इसका लेवल क्या हो गया, मोर देन 2000 ml। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम जो नॉर्मल लेवल हमने जो पढ़ा अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज उसके अकॉर्डिंग नहीं है, और कितना आ रहा है 2000 ml आ रहा है, तो मतलब क्या है कि पॉलीहाइड्रोएमनियस की कंडीशन क्रिएट होगी। बात करें इसके कोज की, क्या कारण हो सकता है पॉलीहाइड्रोएमनियस का, तो फर्स्ट होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। कौन सा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर ट्विंस बेबी है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पॉलीहाइड्रोएमनियस की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा हेरिडेटरी, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट है उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हाइड्रोसिफिलस, अगर बेबी को हाइड्रोसिफिलस की कंडीशन है या एनसेफेलाइटिस की कंडीशन है उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसोफेजियल अट्रेसिया, नाम सुना होगा आपने, पीडिया के अंदर 3rd ईयर में पढ़ा होगा। इसोफेजियल अट्रेसिया ये न्यूबॉर्न के अंदर कैसे डिफॉर्मिटीज के अंदर आता है। तो हमने पढ़ा है कि जो फिटस है वो क्या करता है, एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसको क्या करता है, स्वेलो करता है, अंदर स्वेलो करता है। तो अगर इसोफेजियल अट्रेसिया होगा तो क्या होगा, उसका स्वेलो नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो कोज है मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, हेरिडिटी हो गया, हाइड्रोसिफिलस या एनसेफेलाइटिस हो गया, इसके अलावा इसोफेजियल अट्रेसिया हो गया। ये जो कंडीशन है ये इन कंडीशन के अंदर मोस्टली, इसके अलावा जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन है मदर के अंदर, उसमें भी क्या मिलेगा, हाइड्रोसिफिलस की पॉलीहाइड्रोएमनियस की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा रीनल अबनॉर्मलिटीज़ है उसमें भी ये देखने को मिलेगा। तो ये जो कोज है वो कोज क्या करते हैं, पॉलीहाइड्रोएमनियस की कंडीशन को क्रिएट करते हैं। बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे फर्स्ट जो मैनिफेस्टेशन होता है वो क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें फर्स्ट होगा कि अबनॉर्मल यूटेराइन हाइट, यानी कि यूट्रस की जो हाइट है वो अकॉर्डिंग टू वीक्स हमने पढ़ी कि इतने वीक पे यहाँ पे होती है, तो वो जो हाइट है वो क्या होगी, अबनॉर्मल होगी, मतलब ज़्यादा दिखेगी। इसके अलावा क्या होगा, अफेक्ट फीटल हार्ट रेट, तो फीटस की जो हार्ट रेट है उस पर भी क्या होगा, अफेक्ट करेगी। इसके अलावा थाई एंड बैक पेन, इसके अलावा डिस्पनिया, और क्या होगा इसमें, मदर को क्या हो सकता है, डिस्पनिया। क्यों, क्योंकि जो फंडल हाइट है वो इंक्रीज हो रही है, डायफ्राम कंप्रेस हो रहा है, तो उसको डिस्पनिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो क्विकनिंग होती है, जो फिटस जो मूवमेंट करेगा, फिटल मूवमेंट है वो क्या होंगे, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, यानी कि उनको प्रॉब्लम आएगी, फिटस को मूवमेंट करने के अंदर अबनॉर्मलिटी रहेगी, ये भी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या होगा, डिस्कम्फर्ट, इसके अलावा डिस्टर्ब बॉडी इमेज, एंजाइटी, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो फीटल कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलेंगे, फीटल कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, फीटस का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो अफेक्ट हो सकता है। तो ये जो सब कंडीशन, कौन सी कंडीशन मिलेगी, पॉलीहाइड्रोएमनियस के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें क्या हो रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2000 ml से ज़्यादा हो गया। बात करें इसके टाइप्स की, तो जो टाइप्स है वो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रोनिक और एक होता है एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियस और क्रोनिक पॉलीहाइड्रोएमनियस।
क्रॉनिक कब होगा, अगर ये कंडीशन कब क्रिएट हो रही है, 30 वीक के बाद में। कब हो रही है, 30 वीक के बाद में। अगर प्रेगनेंसी का जो गेस्टेशनल एज है उसके अंदर 30 वीक्स के बाद में अगर ये कंडीशन क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोएमनियस, और ये कॉमन कंडीशन है, ये कॉमन कंडीशन है। और एक होती है बिफोर 20 वीक्स, 20 वीक से अगर पहले ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ये रेयर टाइप से होती है, लेकिन ये कौन सी होती है, एक्यूट कंडीशन होती है। किसकी, इसके अंदर पॉलीहाइड्रोएमनियस के अंदर। अगर ये कंडीशन 30 वीक से बाद में अगर प्रेजेंट हो रही है, उसको बोलेंगे क्रॉनिक और पॉलीहाइड्रोएमनियस, और अगर ये 20 वीक से पहले हो रही है, उसको बोलेंगे एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियस की कंडीशन, जिसमें क्या हो रहा है कि अब नॉर्मल यूट्रन की जो हाइट इंक्रीज हो रही है, इसके अलावा जो फीटल हार्ट रेट है वो अफेक्ट हो रही है, फीटल मूवमेंट अफेक्ट हो रहे हैं, लेडी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ये जो कंडीशन देखने को मिलेगी, इसके अंदर मोस्ट कॉमन कोज की बात करें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, इसके अलावा जैसे एंसेफेलाइटिस की कंडीशन है, डायबिटीज मेलाइटिस है, रीनल अब्नॉर्मलिटीज है, उन सभी कंडीशन के अंदर ही देखने को मिलता है। बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो जो डायग्नोसिस है वो इसके अंदर फंडल हाइट है, हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, उनसे आप असेस कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसजी वगैरह उससे भी अपन से असेस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस की बात करें तो उसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शन, मदर से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि किस टाइप की कंडीशन है, क्या आपको जैसे डिस्कम्फर्ट वगैरह वो सब असेस करना है, फीटल हार्ट रेट, फंडल हाइट वगैरह हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर क्या करेंगे, फंडल हाइट देंगे कि गेस्टेशनल ऑफ एज कितना है प्रेगनेंसी का, उसके अकॉर्डिंग हाइट कम है या ज़्यादा है, उससे रिलेटेड सभी बातें। इसके अलावा लैब टेस्ट, इसमें क्या करेंगे, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट, इसके अंदर RH इनकॉम्पेबिलिटी देखेंगे। इसके अलावा ABO ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। इसके अलावा जो CBC वगैरह ये सब इसमें टेस्ट इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा बात करें USG अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसके अंदर होता है अपन क्या असेस करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी कि USG के अंदर आपको क्या होगा, एमनियोटिक जो फ्लूइड इंडेक्स कितना शो हो रहा है वो आपको असेस करना है। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना है, नॉर्मल कितना होता है 5 to 24 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का जो इंडेक्स है वो USG के अंदर आपको 24 सेंटीमीटर से क्या है ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो कौन सी कंडीशन है, पॉलीहाइड्रोएमनियस। और अगर यही कंडीशन कितना है 4 सेंटीमीटर या इससे भी कम हो रहा है, इसको बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियस। तो ये दोनों कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये इससे अपन पता लगा सकते हैं AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जिसके अंदर अगर इसका जो USG के अंदर जो साइज कितना आ रहा है 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोएमनियस। और अगर 4 सेंटीमीटर से कम आ रहा है तो इसको बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियस। नेक्स्ट बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन, रेस्ट हो गया, इसके अलावा पोजीशन हो गया, इसके अलावा कंफर्टेबल पोजीशन, रेस्ट वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर मैनेजमेंट की बात करें मैनेजमेंट, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल के अंदर कंडीशन आ रही है तब की बात। अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें क्या करेंगे अपन, रेस्ट पोजीशन, इसके अलावा थोड़ा बहुत उसको गाइडेंस करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन हॉस्पिटलाइजेशन की है तो हॉस्पिटलाइजेशन, इसके अलावा RH इनकॉम्पेबिलिटी के लिए आप, इसके अलावा जो ABO ब्लड ग्रुप है वगैरह, ये सब हो सकता है कि लेडी को क्या है RH इनकॉम्पेबिलिटी हो या ब्लड ग्रुपिंग वगैरह, ये सब आपको असेस कर लेना है, ताकि अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर जो इजीली ट्रीटमेंट हो जाए। अब देखेंगे क्या कि यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा होने के कारण पॉलीहाइड्रोएमनियस की जो कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, फीटल कंडीशन, फीटल कंडीशन कैसी है,
नॉन अफेक्टिव, कैसी है, नॉन अफेक्टिव है, और यहाँ पे फीटल कंडीशन कैसी है, अफेक्टिव है। तो अपन अलग अलग ट्रीटमेंट लेंगे। अगर फिटस की कंडीशन कैसी है, फीटल कंडीशन कैसी है, अफेक्टिव है, यानी कि ये जो पॉलीहाइड्रोएमनियस है उसके कारण क्या हो रहा है, फिटस का हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या उसका जो फीटल मूवमेंट है वो अफेक्ट हो रहा है। ये अगर फिटस को प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करना है, अल्ट्रासोनोग्राफी, इसके अंदर आपको कंडीशन असेस करनी है। इसके अलावा उसमें क्या करना है आपको, ARM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्लस ऑक्सीटोसिन और सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी को परफॉर्म करवाना है, अगर अफेक्टिव कंडीशन है। अगर नॉन अफेक्टिव कंडीशन है, तो देखना है कि क्या है। अगर उसमें जो ट्रीटमेंट है वो कैसा है, रेस्पॉन्सिव है। ट्रीटमेंट कैसा है, अगर नॉन अफेक्टिव कंडीशन में आपने क्या है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स कर रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रेगनेंसी को क्या करना है, कंटिन्यू करना है 37 वीक तक, और उसके बाद में डिलीवरी परफॉर्म करवाना है। और अगर इसमें अगर आप पॉलीहाइड्रोएमनियस के साथ में यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस कंटिन्यू रखकर इस प्रेगनेंसी को आप 37 वीक तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कंडीशन कैसी है कि ट्रीटमेंट है वो रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो उसमें देखना आपको क्या कि 37 वीक से कम है या 37 वीक से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो क्या करना है, डिलीवरी परफॉर्म करवाना है। अगर 37 वीक से कम है तो यहाँ पे भी क्या करना है, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस से कंटिन्यू जो ट्रीटमेंट करके 37 वीक तक लेके जाना है। उसके बाद में क्या करना है, डिलीवरी को परफॉर्म करवाना है। तो इसके अंदर क्या करना है कि कंडीशन देखें कि ये कौन सी कंडीशन है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा। बात करें एमनियोसेंटेसिस की, ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस का एक तरह का प्रोसीजर होता है। क्या होता है, प्रोसीजर होता है ट्रांस अब्डोमिनल एक प्रोसीजर होता है, जिसमें क्या करेंगे, एमनियोटिक केविटी से एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करेंगे, एस्पायरेट करेंगे, निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसका असेसमेंट करते हैं। अगर इसमें दोनों कंडीशन है, एमनियोसेंटेसिस कब करेंगे, 14 to 16 वीक पे मोस्टली एमनियोसेंटेसिस की जो प्रोसीजर वो परफॉर्म की जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो एमनियोटिक केविटी है उस केविटी में से निडल की सहायता से फ्लूइड को एस्पायरेट करके एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसका टेस्ट किया जाता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। कब कब कर सकते हैं, अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। कौन सी प्रोसीजर बोलेंगे, एमनियोसेंटेसिस। कब करेंगे, 14 to 16 वीक पे। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है, अगर आगे बढ़ेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियस, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको आप एमनियो इन्फ्यूज़न कर सकते हैं, जिसके अंदर NS और RL आप उसको इंट्रोड्यूस करा के जो फ्लूइड का लेवल हो इनको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या करेंगे कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड आपने लिया और उसके अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन है, उसका लेवल कम या ज़्यादा है, उससे बेबी के अंदर जो डिजीज़ की कंडीशन उसका पता लगा सकते हैं। अगर इसका लेवल क्या है, डिक्रीज है, तो उसमें कौन सी कंडीशन है, डाउन सिंड्रोम है बेबी में। और अगर इंक्रीज है तो उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। ये जो कंडीशन है इसका भी पता लगा सकते हैं कौन सी कंडीशन में, एमनियोसेंटेसिस की जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करके। बात करें ओलिगोहाइड्रोएमनियस, ओलिगो मतलब कम, हाइड्रो फ्लूइड, एमनियस एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना हो गया, 200 ml से भी कम हो गया। ऐसी अगर कंडीशन है उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियस। क्या बोलेंगे, ओलिगोहाइड्रोएमनियस। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ओलिगोहाइड्रोएमनियस, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो कम हो गया, कितना, 200 ml से भी कम हो गया। होना कितना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू गेस्टल एज अलग अलग, अगर जैसे 20 वीक तो 400 ml होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, 200 ml एमनियोटिक फ्लूइड है। मतलब क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना हो गया, 200 ml से कम, यानी कि ओलिगोहाइड्रोएमनियस। कोज की बात करें तो इसके अंदर एनीमिक कंडीशन है, उसमें इसके अलावा माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है अगर मदर के अंदर, उस टाइम में भी ये देखने को मिलेगा कि मदर का जो इसके अलावा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उस कंडीशन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा
एमनियोटिक लीकेज, एमनियोटिक लीकेज, अगर एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीकेज हो रहा है, अब अगर एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीकेज हो रहा है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें हेरिडिटरी कोज, ये हो सकता है। इसके अलावा एनटीडी न्यूरल ट्यूब, जिसके अंदर न्यूरल ट्यूब के अंदर इंक्रीज भी, पॉलीहाइड्रोएमनेस के अंदर भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, और ओलिगोहाइड्रोएमनेस है उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा रीनल अबनॉर्मलिटीज़ में भी ये देखने को मिलता है। तो अगर ये जो कंडीशन है इसमें क्या हो रहा है कि पॉलीहाइड्रोएमनेस की और ओलिगोहाइड्रोएमनेस की कंडीशन प्रेजेंट हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2000 ml से कम हो गया है। इसमें क्या होगा, सेम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, यहाँ पे वहाँ पे यूट्रस का साइज इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे यूट्राइन साइज क्या होगा, अब नॉर्मल, क्या होगा, अब नॉर्मल, जिसमें क्या होगा लेस देन गेस्टेशनल एज, यानी कि जितना गेस्टेशनल एज होना चाहिए, हमने पढ़ा था कि 24 वीक्स पे अम्बिलिकल हाइट, अम्बिलिकल है, अम्बिलिकस के पास में उसकी यूट्रस की हाइट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उतना हाइट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड्स का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। इसके अलावा इजीली सो फीटल, यानी कि अगर आप असेस करोगे तो जो फिटस है वो इजीली असेस हो जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड का लेवल क्या है, कम है। इसके अलावा जो बात करें फीटल हार्ट रेट है वो भी क्या होगा, अफेक्ट होगा, फीटल हार्ट रेट वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। इसके अलावा वीकनेस, इसके अलावा जो लो बर्थ वेट बेबी भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन डेथ भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब कंडीशन किस में मिल रही है, फीटल ओलिगोहाइड्रोएमनेस। इसमें हो क्या रहा है कि 200 ml से भी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया। इसमें क्या होगा, बेबी को जो न्यूट्रिशन, एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, तो वो जो न्यूट्रिशन है वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या होगा, फीटल हार्ट रेट क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी। लो बर्थ वेट बेबी मिलेगा, 2.5 से भी कम वेट का बेबी। इसके अलावा इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। ये जो सब कंडीशन है वो यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोएमनेस के अंदर देखने को मिलेगी। बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो सेम डायग्नोसिस वही, क्या करना है आपको, यूएसजी करना है, जिसमें क्या करना है आपको, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स वो असेस करना है, जिसमें अगर इसका लेवल है वो 4 सेंटीमीटर से कम है, इसका मतलब क्या है, ओलिगोहाइड्रोएमनियस। इसके अंदर मैनेजमेंट वही, आपको क्या करना है, रेस्ट पोजीशन वगैरह। इसके अंदर वहाँ पे एमनियोसेंटेसिस में क्या कर रहे थे, फ्लूइड को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, एमनियो इन्फ्यूज़न, क्या करेंगे, एमनियो इन्फ्यूज़न, आर्टिफिशियल जो एमनियोटिक फ्लूइड बोल सकते हैं यहाँ, फ्लूइड का लेवल जिसमें मोस्टली NS एंड जो RL फ्लूइड है, उस फ्लूइड को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, और इसका जो फ्लूइड का लेवल है उसको मेंटेन रखेंगे। अगर सीवियर कंडीशन है उसके अंदर आप सीजरियन सेक्शन से परफॉर्म डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये था आज के जो डिसऑर्डर, इसमें अबनॉर्मलिटी थी किसकी, एमनियोटिक फ्लूइड की, जिसके अंदर 2 टाइप्स थे, पॉलीहाइड्रोएमनियस और ओलिगोहाइड्रोएमनियस। पॉली में मतलब ज़्यादा हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल, कितना ज़्यादा, 2000 ml से ज़्यादा, और अगर पॉली में और ओलिगो में क्या हो रहा है, 200 ml से भी कम अगर फ्लूइड का लेवल है, उसको बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियस। थैंक यू।